हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो, लास्ट क्लास मैंने आपकी ली थी आयनिक इक्विलिब्रियम की। इन लेक्चर 1 आई एक्सप्लेन यू कि आप कैसे पीएच वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। वो समझ में आया था, चाहे आपको मिक्सचर दिया हो, चाहे प्योरली एसिड दिया हो, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो, वीक एसिड दिया हो, आपको दोनों का पीएच निकालना मैंने सिखाया था। स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, वीक बेस दिया है, उसका पीओएच एंड पीएच दोनों सिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर दिया है, देन यू हैव 3 केसेस। 3 केसेस आपके बन रहे थे, याद होंगे। लास्ट मंडे हमने सारी चीज करी है, जिसमें एसिड लिमिटिंग है या बेस लिमिटिंग है या दोनों ही स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं। तीनों केस हमने डिस्कस किए थे। देन वी डिस्कस अबाउट कि अगर मिक्सचर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो उसमें क्या था, एक बार हमारा सॉल्ट बन रहा था, एक बार हमारे पास क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस बच रहा था, और एक बार बफर बन रहा था। क्लियर था वो बिल्कुल। और एक और केस मैंने डिस्कस किया था जिसमें मैंने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। उसके भी फिर 3 सब केसेस बताए थे। होप कि वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभी मैं उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देती हूं आपको, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो ये जो मैंने सारे केसेस बताए थे वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। यहां पे देखो, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा हम यहां पे क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है और क्या है, NaOH है। और उसने बोला क्या है कि 0.1 मोलर 10 ml एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड कितना दिया है, 0.1 मोलर 10 ml एसिटिक एसिड है। और ये एसिटिक एसिड आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क में है। ठीक है, आपने इसमें एक इंडिकेटर डाल दिया, मे बी आपने फिनोल्फथलीन डाल दिया, और आप इस मिक्सचर को टाइट्रेट कर रहे हो विद 0.1 मोलर NaOH। समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आया। मैं ये बोल रही हूं कि आपको किस तरह से वो पूछेगा, अलग अलग, एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे पार्ट्स बताऊंगी और वो सब इंडिविजुअल लेवल पर पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको देखो कि कैसे आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। अगर आपको दिया है कि 0.1 मोलर 10 ml एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर NaOH यूजिंग फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर, तो आपके पास जब डिफरेंट टाइट्री रीडिंग है, मतलब डिफरेंट वॉल्यूम NaOH का यूज हो रहा है। अभी आपने सिर्फ मान लो कि 2 ml डाला या 10 ml डाला, 15 ml डाला, 20 ml डाला, 50 ml डाला, तो उन डिफरेंट वॉल्यूम्स पर इस मिक्सचर का पीएच क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो मैं यहां लिख देती हूं। यहां हम बोलेंगे 0.1 मोलर, ये 10 ml की जगह मैं इसे 50 ml ले लेती हूं, थोड़ा सा ठीक है अमाउंट दिया होगा। 50 ml एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद किसके साथ टाइट्रेट किया है, 0.1 मोलर NaOH। मेरी बात समझ में आ रही है? 0.1 मोलर NaOH के साथ टाइट्रेट किया। अब बोल रहे हैं calculate the pH of resulting mixture when volume of NaOH added, क्योंकि ऐड कर रहे हो ना आप तो ड्रॉप वाइज, added is, और ये ए पार्ट दिया हुआ है 0 ml, दूसरा दिया हुआ है आपको 20 ml, तीसरा दिया हुआ है 50 ml एंड फोर्थ दिया हुआ है आपको 60 ml। ठीक है, और आपको यहां पर pKa ऑफ एसिटिक एसिड भी दिया हुआ है, दैट इज 4.75। pKa दिया हुआ है, मतलब Ka की वैल्यू या तो दी होती 1.8 × 10⁻⁵ या डायरेक्टली pKa दिया हुआ है 4.75। अब आपको इस डिफरेंट कंडीशंस में, ये जो एक ए कंडीशन है, इसमें पहले आपको पीएच निकालना है, फिर बी कंडीशन में निकालना है, सी में निकालना है, डी में निकालना है। इससे आपको देखो, जो मैंने लास्ट क्लास में 9 के 9 केसेस बताए सारे क्लियर होंगे। चलो अब आप यहां पे देखते हैं हम क्या करना है। हमें ध्यान से समझो, पहले तो मैं 0 ml की बात करती हूं, है ना।
देखो यहां, ये मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है भाई, और इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूं, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट मैं ऐड कर रही हूं NaOH। NaOH का कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर है। अच्छा, यहां पर एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, कितना एसिटिक एसिड दिया है, 0.1 मोलर 50 ml, ठीक है, ये 0.1 मोलर 50 ml है। अब वो बोलता है कि इसमें NaOH डाला, कितना डाला, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इज 0 ml, मतलब कि NaOH ऐड ही नहीं किया। अगर ऐड ही नहीं किया और आपसे pH पूछा है तो आप pH कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे अच्छा NaOH डाला ही नहीं, मतलब मुझे वीक एसिड का pH निकालना है। ये तो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, वीक एसिड का pH कैसे निकालेंगे। यहां देखो जरा ध्यान से, आपको मालूम है कि यहां पर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, आप इसके मिलीमोल्स या मोलारिटी डायरेक्टली ले लो, ठीक है। आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, ये रहा एसिटिक एसिड। ये कैसे डिसोसिएट होगा, इट इज डिसोसिएटेड एज एसिटेटाइन एंड H पॉजिटिव, इज इट, ऐसे डिसोसिएट होगा ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कितना है, 0.1 मोलर है, ठीक है, तो इससे मुझे H पॉजिटिव कितना मिलेगा, 0.1 मोलर ही तो मिलेगा। मिलीमोल्स निकाल के फिर मैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दूं, बात यही आनी है, क्योंकि और कोई चीज इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इतना है। सही लिखा मैंने, बोलो जल्दी, नहीं ना, लास्ट क्लास में बताया था, ये तो पूरा डिसोसिएट ही नहीं हो सकता। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो 0.1 से 0.1 मिलता, मगर यहां पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, और वीक है इसलिए ये पूरा 0.1 नहीं मिलेगा। ये कितना मिलेगा, C अल्फा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भी हो उसके बेसिस पर ये मिलेगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है और ये 0 है, तो ये क्या होगा, C अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, तो ये बचेगा कितना, C माइनस C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। तो देखो यहाँ H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन मेरे पास कितना आ रहा है, C अल्फा आ रहा है। तुम बोलोगे मैम अल्फा तो दिया नहीं, अल्फा नहीं दिया तो Ka तो पता है, pKa तो पता है। देखो जरा आप क्या करोगे, इसका Ka लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C1 माइनस अल्फा। ये C से कैंसिल, समझ में आ रहा है सबको, तो Ka आ जाएगा मेरे पास C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा जनरली क्या है आपका, नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है 1 के कंपैरिजन में, तो मैं 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देती हूं, 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ इसमें आपके पास Ka क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर, ध्यान से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। मुझे तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, तो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन तो C अल्फा है, ध्यान से देखना, अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूं, अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। इतना नहीं, आप डायरेक्टली याद रखोगे, मैं आपको समझा रही हूं अभी कि अगर आप कहीं पर भी मिस ना करो किसी पॉइंट को, ठीक है, C को अंदर ले जाओगे तो अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, ये आ गया। अब आप मुझे बताओ, ये H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है, आप इसमें नेगेटिव लॉग ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, अरे यही तो pH आएगा, इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इंटू C रेज टू द पावर ऑफ हाफ, लिख दो, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज नेगेटिव 1/2 लॉग ऑफ Ka माइनस 1/2 लॉग ऑफ C। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को मैं क्या लिख सकती हूं, pKa, मैंने लिख दिया हाफ ऑफ pKa एंड माइनस हाफ लॉग, और C कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन देखो अभी आपने देखा था, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1 था, 0.1। चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हाफ ऑफ 4.75 एंड माइनस, देखो 10 पावर ऑफ -1 होगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, +0.5।
आ जाएगा आपके पास pH 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया और वो आ गया 10⁻⁻1 log ऑफ 10⁻⁻1 -1 हो जाएगा और ये आ गया 0.5। आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2.3 कितना आएगा 7 और 0.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.87 अप्रोक्सीमेटली। कोई दिक्कत? देखो पहले में उसने देखो कितना कंफ्यूज किया कि टाइट्रेट किया है या NaOH डाला है, मगर 0 ml दिया हुआ था, इसका मतलब NaOH डाला ही नहीं था, तो आपने सीधे सीधे इसका pH निकाल दिया। कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ठीक है, अब आगे देखो, आगे वाले पार्ट में मैं इसी में 4 क्वेश्चंस करा रही हूं आपको, जो लास्ट क्लास में कराया था उसका एप्लीकेशन है बस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताऊंगी आपको और उसके भी क्वेश्चंस करना बताऊंगी कैसे करना है। तो यहां देखो जरा ध्यान से, बी ऑप्शन ने क्या दिया है 20 ml। भाई NaOH डल गया 20 ml। देखिए जरा यहीं पर ही रिएक्शन देखते हैं, ये 20 ml ले लिया मैंने। अच्छा इसके मिलीमोल्स निकालो जरा, कितने आ रहे हैं, इसके मिलीमोल्स आते हैं 5। अच्छा इसके मिलीमोल्स कितने आ रहे हैं 2। तो आप तो बोलोगे एसिड और बेस तमाम रिएक्ट हो गए, और रिएक्ट हो गए तो क्या मिला सॉल्ट, और सॉल्ट क्या मिला हमें CH3COONA एंड प्लस वाटर। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ लिमिटिंग क्या है, 1 मोल एसिटिक एसिड से 1 मोल NaOH रिएक्ट होता है, तो 2 मिलीमोल ऑफ NaOH से 2 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट हो जाएगा और 3 मिलीमोल्स बच जाएगा। तो यहां पे ये खत्म हो गया है और ये कितना बच गया है 3 मिलीमोल्स, देखना जरा ध्यान से, और 2 मिलीमोल्स NaOH से 2 मिलीमोल्स मुझे ये मिल गया है। तो भाई अब मेरे पास क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में उसने कहीं कुछ बफर नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कहीं सॉल्ट नहीं लिखा, मगर मुझे ये क्वेश्चन में दिख रहा है अच्छा ये 3 मिलीमोल बचा हुआ है वीक एसिड, और 2 मिलीमोल्स मुझे क्या मिल गया है सोडियम एसिटेट, मतलब कि मुझे मिल गया है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ये तो बन गया बफर, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, ये तो बफर बन गया। बफर बन गया तो बफर का पीएच कैसे निकालते हैं, चलो निकालते हैं। हेंडरसन्स इक्वेशन बताई थी, यहां पे देखो मुझे बफर का पीएच निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पीएच ऑफ दिस एसिडिक बफर इज pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। याद है ना, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। ये बफर बन गया, तो पीएच कितना आ जाएगा इसका, pKa कितना दिया है 4.75 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना बना 2 मिलीमोल्स बना है, 2 मिलीमोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, दोनों बार टोटल वॉल्यूम करोगे कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम V, बाय एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 3 मिलीमोल्स बचा है डिवाइडेड बाय V। अरे भाई ये V तो कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया, तो मेरे पास पीएच क्या रहेगा 4.75 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 एंड माइनस log 3 की वैल्यू 0.477। कर लोगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं मुझे। आ गया पीएच, कहीं लिखा था बफर, कहीं नहीं लिखा था, उसे कहीं नहीं लिखा था कि ये बफर का क्वेश्चन है, बट आपने टाइट्रेट किया, उसने अमाउंट दिया था, उससे आपने निकाल लिया कि कितना पीएच आएगा। देखा था ना प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आए हुए थे, तो लास्ट क्लास में मैंने उसे कराए भी थे, तो उसी पर बेस्ड मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। होप दिस इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, पक्का। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वन इज 50 ml, इसी में कर दूं, देखना जरा। अब देखो क्या किया, NaOH कितना डाला है 50 ml डाला है, इसको मैं रब कर रही हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं बता चुकी हूं, इसको रब कर रही हूं। और अब आप मुझे ये बताओ कि आपने कितना डाल दिया है, वेट 50 ml डाल दिया है, ठीक है भाई। तो 50 ml NaOH डालने से क्या हुआ, इसके मिलीमोल्स आ गए 5, बोलो जरा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इज मिलीमोल्स, इसके मिलीमोल्स आ गए 5, इसके भी मिलीमोल्स आ गए 5, दोनों के मिलीमोल्स 5 है, दिख रहे हैं ना आपको, दोनों के मिलीमोल्स 5 आ गए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों रिएक्ट हो जाएंगे,
ना एसिटिक एसिड बचेगा ना ही NaOH बचेगा। दोनों स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में दिए हुए हैं, दोनों प्रॉपरली रिएक्ट हो गए, कुछ भी नहीं बचा। आपको सिर्फ 5 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट मिल गया। ये देखो 5 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट मिल गया। और सॉल्ट किसका है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट किसका है बेटा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका पीएच निकाल लेते हैं हम। तो पीएच कैसे निकालेंगे? यहां देखो फटाफट हो गया क्वेश्चन। यहां तो मेरे पास आ गया salt of weak acid and strong base। और मुझे बताओ ये जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है इसका पीएच का फॉर्मूला क्या था? मैंने बोला था आप कैसे याद रखोगे? बेस स्ट्रॉन्ग है, पीएच मस्ट बी मोर देन 7 से ज्यादा होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना। तो पीएच का फॉर्मूला क्या लिखोगे? पीएच इज 7 प्लस हाफ ऑफ पीके, दोनों टर्म पॉजिटिव आ जाएंगे, पीके प्लस हाफ लॉग सी। गड़बड़ नहीं करनी है हमें, बिल्कुल सिंपली समझना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। आपने अब इसे क्या लिखा? पीएच 7 प्लस हाफ ऑफ पीके की वैल्यू तो 4.75 दी हुई है, प्लस हाफ लॉग सी। कॉन्सेंट्रेशन लेने में गड़बड़ मत करना। सॉल्ट कितना बना था? 5 मिलीमोल। 5 मिलीमोल बना था, डिवाइडेड बाय आप टोटल वॉल्यूम करोगे तभी तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा। मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना? टोटल। आप किसका वॉल्यूम ले लोगे? एसिड का भी वॉल्यूम और बेस का भी वॉल्यूम। तो एसिड का वॉल्यूम 50, बेस का वॉल्यूम 50 ml। तो आप मिलीलीटर्स में वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। तो यह रहेगा 100 ml। क्लियर? इसको करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 7 प्लस ये कितना आ जाएगा? 2.37 प्लस हाफ, और ये क्या आ जाएगा? log 5 is 0.699 एंड log 100 is 2, है ना? log 100 2 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चलो हम आगे मूव करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, देखो एक ही क्वेश्चन में कैसे एक एक पार्ट जो था ये क्या था? वीक एसिड दिया हुआ था। इसमें क्या मिल रहा था मुझे? वीक एसिड। वीक एसिड से आप कर रहे थे। इस 20 ml जब दिया था तो इस पार्ट को आप किससे कर रहे थे? बफर से कर रहे थे। अच्छा, जब आपको 50 ml दिया था तो ये इसमें क्या बन गया था? सॉल्ट। आप सॉल्ट से कर रहे हो। अब 60 ml में क्या हुआ? 60 ml में देख ले, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पे 60 ml में क्या होगा, मैं यहीं पे थोड़ा सा इरेज करती हूं। बेस अब हमने कितना डाल दिया? 60 ml। ठीक है बेटा। अब जब आप 60 ml डाल दोगे तो आप बोलोगे मैम अब तो मिलीमोल्स बदल गए। ठीक है भाई, मिलीमोल्स हटा देती हूँ ये सब पहले वाला। और अब आप मुझे बताओ मिलीमोल्स कितने हो गए? एसिड के मिलीमोल्स तो 5 ही है। अच्छा, बेस के मिलीमोल्स हो गए 6। तो लिमिटिंग कौन हुआ भाई? 1 मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड से 1 मिलीमोल ऑफ NaOH रिएक्ट होता है, तो 5 मिलीमोल से 5 मिलीमोल्स रिएक्ट हो जाएगा और आपके पास 1 मिलीमोल सोडियम एसिटेट, 1 मिलीमोल NaOH बच जाएगा। NaOH 1 मिलीमोल बचेगा, ये बिल्कुल नहीं बचेगा। और सॉल्ट कितना बन जाएगा? वो 5 मिलीमोल्स बन जाएगा। बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट है, तो अगर इसका मिक्सचर है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट का मिक्सचर, तो सॉल्ट कुछ नहीं करता। सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो जाता है। और पीएच कौन डिसाइड करता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है वही, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है वही पीएच डिसाइड करता है। तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ है और सॉल्ट है, तो सॉल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस पीएच डिसाइड करेगा, वो 1 मिलीमोल है। तो मैं देखती हूँ कि कैसे। अच्छा, तो मैं इससे क्या करती हूँ? OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेती हूँ। भाई स्ट्रॉन्ग बेस कितना बचा है? 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 50 ml था एसिटिक एसिड और 60 ml था NaOH, तो टोटल वॉल्यूम तो हो गया 110 ml। ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इससे क्या निकाल लोगे? POH। POH क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज 1/110।
अरे भाई पीओएच निकाल के 14 में से माइनस कर दो, पीएच आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने बोला कि देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, आपसे क्वेश्चन में बोला था कि आपको पीएच निकालना है डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स पर, तो आपने निकालना सीख लिया। पक्का? कोई दिक्कत नहीं इसमें? कर सकते हो? जल्दी बोलो, कर सकते हो ना? तो आप इसे आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब मैं सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट पर आ जाऊं। सॉल्युबिलिटी वाले पार्ट पर देखो प्रीवियस ईयर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, वो सारे करेंगे। पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो। उसको समझते ही आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम उस कॉन्सेप्ट को यहां पे देखो। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी, पहले आप मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो आप बोलोगे कि मैम हमने एक ना कोनिकल फ्लास्क लिया या एक बीकर ले लिया, उसमें क्या किया, मान लो पानी ले लिया, पानी में मुझे सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो मैं इसमें ना सॉल्ट एक ऐड कर दूंगी। मान लो मैंने CF2 ऐड किया, CF2 पूरा डिसॉल्व हो गया, तो जितना डिसॉल्व हुआ CF2 वो सॉल्युबिलिटी नहीं है। आपने और CF2 डिसॉल्व किया और डिसॉल्व हो गया, और CF2 डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, आप CF2 ऐड करते गए करते गए करते गए। एक टाइम ऐसा आया जब भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का मतलब समझते हो? सैचुरेटेड का मतलब है, हम एक बहुत सिंपल टर्म्स में बोलते हैं कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ये बहुत बहुत करेक्ट नहीं है ये बात कि मैं बोलूं जब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता सॉल्यूशन में तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेशन। बट एक्चुअल में यहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका होता है। देखो यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। जो CF2 था ना, ये सॉलिड था आपके पास, आप इसे पानी में डाल रहे थे, पानी में डाला तो ये क्या बना रहा था, Ca+2 प्लस 2F नेगेटिव, ये बना रहा था एक्वस। ठीक है, ये एक्वस बना रहा था। आप इसमें आपने और CF2, देखो CaF2 की टेंडेंसी थी कि वाटर में वो Ca+2 और 2F नेगेटिव बनाए, बट Ca+2 और 2F नेगेटिव की टेंडेंसी क्या है, दे अगेन कंबाइन एंड फॉर्म CF2। इनिशियली CF2 इतना ज्यादा था और पानी इतना ज्यादा था कि इस बॉन्ड को आराम से तोड़ रहा था। आपको ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ दिख रहा था। तब कोई सॉल्युबिलिटी नहीं कहला रही थी। सॉल्युबिलिटी का टर्म तब तक आता ही नहीं जब तक सैचुरेशन ना आए। CF2 डिसॉल्व होता जा रहा था। फिर Ca+2 और 2F नेगेटिव की टेंडेंसी थी टू कंबाइन एंड फॉर्म CF2, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में CF2 बना रहे थे। एक टाइम पर इक्विलिब्रियम आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम आ गया, देन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर क्या हुआ बेटा, इस स्टेज पर तो द रेट विद विच CaF2 dissociated and formed Ca+2 and 2F negative is exactly equals to the rate with which Ca+2 combines with 2F negative and forms CF2। ये रेट बिल्कुल बराबर हो गया, और जब रेट बराबर हो गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो उस समय जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है Ca+2 का, मतलब कितना CF2 डिसॉल्व हुआ, तो वो कितना डिसॉल्व हुआ, मान लेते हैं S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुआ, तो ये कितना बनेगा 2S। तो ये जो S टर्म आया है ना, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution at constant temperature and at equilibrium is termed as solubility। उसको हम solubility बोल रहे, तो ये solubility आ गई। अब आप solubility निकालोगे तो इसमें एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लो K, और उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KSP बोलते हैं, solubility product, and this KSP is concentration of Ca+2 into concentration of F negative का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, S है, और F नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2S स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4S क्यूब। सो दिस सॉल्युबिलिटीज का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। समझ गए मेरी बात? ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रही हूं, पहले समझो। अब इसमें तुम बोलोगे मैम इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चंस बताती हूँ, बट आप पहले इस बात को समझो कि एक जनरल फॉर्मूला लेती हूं मैं, AX/BY, ये सॉल्ट है मेरे पास, सॉलिड, ये बनाता क्या है, XA Y पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है।
अब आप मुझे बताओ कि मान लेती हूं मैं इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये कितना बनेगा XS, क्योंकि कितना मोल्स डिसॉल्व हुआ है 1 लीटर में, उसको मैंने S मान लिया, तो ये XS बनेगा। और ये कितना बनेगा बेटा, YS बनेगा, YS बनेगा। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल देती हूं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, XS रेज टू द पावर ऑफ X एंड YS रेज टू द पावर ऑफ Y। दिख ही रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Y है, तो ये आ जाएगा X रेज टू द पावर ऑफ X and y raised to the power of y and s raised to the power of x plus y। आ गया कि नहीं? तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। आपको पहले तो सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, लिख लोगे। अब इसमें ना एक क्वेश्चन मेडिकल में जनरली जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है क्वेश्चन, वो सिर्फ कॉमन आयन इफेक्ट से करता है। तो मैं आपको बता रही हूं इसमें कॉमन आयन इफेक्ट, वो बोलेगा कि CF2 है। देखना जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। CF2 है, वो डिसोसिएट होता है Ca+2 और 2F नेगेटिव में। बोलता है पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ठीक है, मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में S है, तो ये कितना बनेगा, 2S बनेगा। फिर वो ये बोलता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ इन 0.1 मोलर NaF। मान लो कि NaF दिया हुआ है, NaF है और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, पानी में सॉल्युबिलिटी है S, तो 0.1 मोलर NaF में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यही पूछ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगी NaF तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट हो गया और इसने बनाया Na पॉजिटिव और F नेगेटिव। अच्छा, तो पूरा डिसोसिएट हो गया, तो ये तो पूरा खत्म। Na पॉजिटिव कितना बना, 0.1 मोलर, और ये कितना बना, 0.1 मोलर F नेगेटिव। आपने इसे CF2 में डाला है, उसने बोला पानी में सॉल्युबिलिटी S थी, तो KSP क्या था, जल्दी बताओ KSP क्या होगा। आप बोलोगे कुछ नहीं मैम, 4s³ होगा। वो तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये KSP कितना आ गया, 4s³। अब आप मुझे बताओ 0.1 मोलर NaF में क्या हुआ। इसके आते ही F नेगेटिव का कंसंट्रेशन 2s था, अब क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन बढ़ गया, 0.1 मोलर F नेगेटिव और आ गया, तो बताओ मुझे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब होने के कारण ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। ली चार्टर्स प्रिंसिपल लगाओ, ली चार्टर्स प्रिंसिपल लगाओगे, अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम कहां जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है और शिफ्ट होने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो पहली बात तो आप नोट करो, पहली बात आप नोट करो कि solubility of a salt in presence of strong electrolyte containing common ion is less than its solubility in water। वाटर में जो भी solubility थी उससे तो कम होगी solubility, ये बात समझ में आई। अब कम होगी तो कितनी होगी, मैंने मान लिया S' हो गई, तो ये कितना बनेगा, 2S' बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, KSP बदलेगा क्या, नहीं भाई, KSP तो बदल नहीं सकता, KSP तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो KSP बिल्कुल नहीं बदल सकता। तो KSP नहीं बदल सकता, तो फिर मैं बोलूंगी अच्छा KSP की वैल्यू तो वही है, 4s³ इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 कितना हो गया, S' और कंसंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव कितना हो गया, 2S' और प्लस ये 0.1 भी तो आएगा क्योंकि F नेगेटिव तो यहां से भी मिला हुआ है, तो याद रहेगा 2S' प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने आते हो, मैं दिखाती हूं मेडिकल में कई बार आए हैं, जब आप सॉल्व करने आते हो और आपने विदाउट अप्रोक्सीमेशन लिया तो भाई क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक भी बन गई तो मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, तो आपको इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लेना है। ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रही हूं। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी देखी है ना, S थी, पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी S थी, कॉमन आयन में उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब कम हो गई इसका मतलब S' की वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, S' की वैल्यू बहुत कम है, तो आपके पास जो भी कॉमन आयन का कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में ये S' इतना कम होगा कि आप इस S' को नेग्लेक्ट कर दोगे इन कंपैरिजन टू 0.1। और इसको सॉल्व कैसे करोगे, KSP और ये S' ऐसा ही रहेगा और 2S' प्लस 0.1 को आप लिख दोगे 0.1 का स्क्वायर, इससे आपके पास S' आ जाएगा। KSP तो आपको दिया ही है, या 4s³ से निकाल लोगे। बोलोगे नहीं मैम क्वेश्चन करके दिखा दो, चलो क्वेश्चन करके दिखा देती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, पक्का। मैंने क्या बताया,
चलो मैम इसमें बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्वेश्चन तो ये देखो, ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, 2019 में भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। वेट, हाँ बेटा एक मिनट, सो देखो यहां पे pH of a saturated solution of CaOH whole twice is 9. The solubility product of CaOH whole twice is, इसका solubility product क्या होगा? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, pH दिया है, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, CaOH whole twice, वो कैसे डिसोसिएट होगा, Ca प्लस 2 प्लस 2OH नेगेटिव। क्वेश्चन करने का तरीका देखो, इसकी सॉलिबिलिटी आप S मान लो, आपने इसकी सॉलिबिलिटी ले ली S, तो ये कितना बनेगा 2S बनेगा। आपको बोला है pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अरे इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का pH 9 है, इसका मतलब pH 9 का मतलब तो ये हुआ कि POH कितना है 14 माइनस 9 दैट इज कितना आ जाएगा 5। भाई POH मुझे पता चल गया, POH पता है तो मुझे इस OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ले लो इसका, तो ये कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5। भाई मुझे OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता चला है, मतलब कि मुझे 2S की वैल्यू पता चली है, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5। ये पता चल गया, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -5/2। क्लियर भाई, 2S की वैल्यू 10 पावर ऑफ -5 है, तो S की वैल्यू 10 पावर -5/2 हो गई। मुझे तो KSP क्या पूछा था, इसने KSP दिया है, KSP ही निकालना है, चलो KSP निकाल लेते हैं। तो KSP क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca प्लस 2 दैट इज S, है ना, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव वो क्या आ जाएगा 2S का स्क्वायर। भाई S की वैल्यू 10 पावर ऑफ -5/2 है, 2S की वैल्यू 10 पावर ऑफ -5 और उसका स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ पावर -5 और -10 -15। ये KSP आ गया। बताओ डिफिकल्ट था क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं। pH से आपने POH निकाला, उससे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ले ली। अब आपको सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन क्लियर है, तो आप 1 मिनट में आंसर बता सकते हो, और आंसर क्या आ गया आपका 0.5 इंटू 10 पावर ऑफ -5, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन आ गया आंसर। सबको क्लियर हो गया? बराबर क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ये नहीं कराती हूं मैं आपको, वो कॉमन आयन वाला पहले एक क्वेश्चन कराती हूं। हाँ, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फाइंड आउट, होप दिस इज विजिबल, फाइंड आउट, मैं पढ़ रही हूं, द सॉलिबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस। आपको सॉलिबिलिटी किसकी निकालनी है, NiOH होल ट्वाइस, in 0.1 molar NaOH, given the ionic product of NiOH whole twice is this। ठीक है, अब इसने यहां पर आयनिक प्रोडक्ट लिखा है, बट कंडीशन कुछ दी नहीं है, हम इसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ही लेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये डिसोसिएट कैसे होगा, Na प्लस 2 OH नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझना, जो मैंने बताया था, आप मान लोगे कि NaOH तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इनके बीच में कॉमन आयन क्या है, दैट इज OH नेगेटिव। इनके बीच में कॉमन आयन तो OH नेगेटिव है, तो फिर यहां पर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। इसी को तो आप कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हो। तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। फटाफट मुझे बताओ, ये 0.1 मोलर है, तो ये तो पूरा 0.1 मिलेगा। तो इसके प्रेजेंस में NiOH होल ट्वाइस की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने मान लिया S' हो गई, तो ये S' है और ये 2S' है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था। जब आपको ये पता चल गया तो आप बोलोगे अच्छा, तो फिर KSP कितना दिया, 2 × 10⁻15,
हम बोलेंगे KSP तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। अब आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+2 कितना है? वो तो S डैश है। अच्छा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितना है? 2S डैश प्लस 0.1, क्योंकि यहां से भी तो OH नेगेटिव मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 2S डैश प्लस 0.1 स्क्वायर। दिस इज KSP, और KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 पावर ऑफ -15 इज इक्वल्स टू S डैश। मैंने फिर बोला यहां अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा। क्या अप्रोक्सीमेशन? आप बोलोगे 2S डैश की वैल्यू 0.1 के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम 2S डैश प्लस 0.1 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। तो S डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10 पावर ऑफ -15 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर ऑफ -2। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 पावर ऑफ -13 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? पक्का बताओ, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं? चलो ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और हम इस पर बेस्ड देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको कराया था। एक मिनट, हाँ चलो इसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 KSP इज गिवन इन 0.1 मोलर NaF विल बी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन तो कराया था, बस इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, उससे मैं करती हूं। ये देखो CaF2 है, सॉरी ये मेरे पास है CaF2 सॉलिड, है ना। ये कैसे डिसोसिएट हो रहा है बेटा? Ca+2 प्लस 2F नेगेटिव, इसी तरह से डिसोसिएट हो रहा है Ca+2 प्लस 2F नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां KSP गिवन है और ये है किसमें सॉल्युबिलिटी? NaF में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। NaF स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या देगा? Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। आप मुझे बताओ, ये पूरा फिनिश, ये 0.1 मिलेगा, ये 0.1 मिलेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास एक कॉमन आयन हो, उसकी प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिसको आप कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हो। तो मुझे बताओ, इस कॉमन आयन के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी बदल गई, मान लो S डैश हो गई, और ये कितना मिल गया मुझे? 2S डैश। 2S डैश, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो कितना जाएगा? 2S डैश प्लस 0.1, है ना। तो मैं इससे क्या निकालूं? KSP मोलर सॉल्युबिलिटी, बस आज से मोलर सॉल्युबिलिटी S पूछा है, चलो तो KSP हम लिखते हैं, KSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F नेगेटिव का स्क्वायर। मुझे बताओ Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? S डैश। F नेगेटिव का कितना है? 2S डैश प्लस 0.1 इसका स्क्वायर। KSP कितना है? 5.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ -11। क्या तुम इससे S डैश निकाल सकते हो? ऐसे पूरा मत सॉल्व करने लगना। एजम्पशन मैंने बताया कि 2S डैश इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 0.1। तो आप इस 2S डैश को नेग्लेक्ट करोगे और नेग्लेक्ट करते ही लिखोगे 5.3 इंटू 10 पावर ऑफ -11 इज इक्वल टू S डैश इंटू 0.1 स्क्वायर। आपको S डैश चाहिए, आपने लिखा इसे 5.3 इंटू 10 पावर ऑफ -11 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर ऑफ -2 इज S डैश। तो ये आ जाएगा 5.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ -9 इज इक्वल टू S डैश। आ गई मोलर सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी आ गई इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्योरली सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आए या कॉमन आयन के साथ आए, आप दोनों ही कर सकते हो। बोलो, बिल्कुल क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 5.3 इंटू 10 पावर ऑफ -9। होप दिस इज क्लियर। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए, या सॉल्ट का क्वेश्चन आए, या बफर का क्वेश्चन आए, या प्योर एसिड या प्योर बेस, आप सभी कर सकते हो।
ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को एट 8:30। बाय बाय। बाय बेटा।